यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। कि इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को पे क्या करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास m2 है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे और दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स लगाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे F1 और F2 क्या है, दोनों बराबर हैं। और ये फोर्स कैसे लगाते हैं, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो ठीक है ना, तो इसके बराबर होता है। तो ये चीज़ तो हम अभी पीछे ड्राइव कर चुके हैं। तो दोनों को जब कंबाइंड कर देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। तो G को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है ना, तो ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और m1 m2 क्या है, मासेस ऑफ द बॉडीज, तो बॉडीज के मास हैं, और r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज कैपिटल G। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेसिकली होता क्या है, तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमारे पास फॉर्मूला आया था, क्या आया था, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आया था। तो इसमें G क्या है हमारा, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो G की फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो G यहां आ गया तो ये क्या बन जाएगा, F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो इस बेसिस पे आप इसकी ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हो। तो G की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की तो हो गई न्यूटन, और डिस्टेंस स्क्वायर है तो यानी कि मीटर स्क्वायर, और ये मास है तो ये क्या मास का होता है, kg। तो kg और नीचे है स्क्वायर में तो ऊपर जाएगा तो -2, तो पर kg स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। G की वैल्यू जो है कांस्टेंट आती है और इसकी वैल्यू कितनी है, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हम जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें काम आएगी ये वैल्यू। ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। और ये जो एक्सप्रेशन था, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो था, वो किसने दिया था, बेसिकली कैवेंडिश ने। ठीक है ना, तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय कैवेंडिश, तो इन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया था। क्लियर है। अब ये काम क्या आता है, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंस क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहाँ काम आता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, इसकी बेसिस पे हम काफ़ी सारी चीज़ें समझ पाए। तो सक्सेसफुली क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर दी इन्होंने, कि फोर्स डेट बाइंड्स अस टू द अर्थ, मतलब हम जमीन के ऊपर खड़े कैसे रह सकते हैं। तो ठीक है ना, तो वो कौन सा फोर्स हमें लग रहा है जो हमें स्टेबल बना के रखता है जमीन के ऊपर, तो वो चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है ना, इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे ये अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ तो गोल है, मतलब कंट्री के इस ओरिजिन पे भी कोई आदमी खड़ा होगा तो वो भी सीधा ही खड़ा होगा, और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा होगा तो वो भी सीधा ही खड़ा होगा, और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है तो वो भी सीधा खड़ा है। तो अब इस आदमी के हिसाब से देखा जाए तो ये आदमी क्या सीधा है क्या, ये तो टेढ़ा है। और इसी आदमी के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है, ये तो उल्टा हो गया। ठीक है ना, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली देखें तो ये सारे के सारे बंदे जो हैं वो सीधे ही खड़े हैं। ठीक है ना, तो सीधे क्यों खड़े हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है ना, जो कि उनको बांध के रखता है। तो इस फोर्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना, तो फोर्स डेट बाइंड्स अस टू द अर्थ, जो हमें अर्थ के साथ बांध के रखता है। ठीक है ना, अदरवाइज देखिए आप प्लेन है, प्लेन तो अपने हिसाब से सीधा सीधा ही चलता है। ठीक है ना, तो वो अर्थ से बाहर क्यों नहीं निकलता, रहता तो अर्थ के अंदर ही है। ठीक है ना, यानी कि एक फोर्स है जो कि उसको बांध के रखता है। ठीक है ना, उसको अर्थ से बाहर नहीं जाने देता। तो उस फोर्स को इन्होंने डिस्क्राइब किया था। अब देखिए छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखिए। अब जैसे ये आदमी, इसके हाथ में बॉल है, जब ये बॉल गिराएगा तो ये बॉल कहाँ गिर रही है, नीचे की तरफ गिर रही है। कहाँ जा रही है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये बॉल गिराएगा कहाँ जाएगी, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब ये बॉल ऐसे तो नहीं गिर रही ना नीचे, ऐसे जा रही है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ऐसे ये आदमी जब अपने हाथ से बॉल गिराएगा तो ये नीचे की तरफ नहीं गिर रही, कहाँ गिर रही है,
मतलब ये है इसके नीचे का हिस्सा, ठीक है ना। इसका इस आदमी के हिसाब से नीचे क्या है, ये है, ठीक है ना, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये एक्सप्लेन कर पाए थे ये लोग। दूसरा, मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन, तो ये चीज एक्सप्लेन कर पाए कि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ कैसे घूमता है, तो वो भी इसी ग्रेविटी की वजह से घूमता है, तो ये चीज एक्सप्लेन कर पाए। इस तरीके से क्या एक्सप्लेन कर पाए, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, कि इसी तरीके से जो है प्लैनेट्स भी जो है सन के चारों तरफ चक्कर काट पाते हैं इसी ग्रेविटी की वजह से। फिर क्या एक्सप्लेन कर पाए, टाइड्स, जो टाइड्स होती है ना, मैंने ज्वार भाटा जो मैंने आपको शुरू की स्लाइड्स में बताया था, ठीक है ना, ठीक है। तो कौन कौन सी टाइड होती है, एक तो हाई टाइड होती है, एक लो टाइड होती है। तो हाई टाइड तो आती है मून की वजह से और लो टाइड आती है सन की वजह से, ठीक है ना।